दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और एक बेहद रोमांचक प्रेम कहानी के साथ जिसका नाम है अधूरा प्यार। उस दिन किसी घरेलू समारोह में जब बड़ी जीजी से मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि तुझे संध्या की याद होगी ना गगन। कौन सी संध्या? उसी की बेटी का ब्याह है। मुझसे तेरा पता और फ़ोन नंबर पूछ रही थी, सो मैंने उसे दे दिया है ताकि वह तुम्हें उसकी अपनी बेटी की ब्याह का न्योता भेज सके। एक पल को मैं सकपका गया था। अरे, क्या वही संध्या? इतने वर्षों के बाद संध्या को मेरी याद कैसे आ गई? हालांकि मैं भी उसे कभी शायद भूला ही नहीं था। अपने मन में संदेह संजो के रखा था। संध्या कैसी होगी अब? मैंने पल भर को आंखें मूंद ली थी। कुछ समय बाद खोली तो सामान्य होने में मुझे कुछ वक्त लगा। मुझे लगा कि चांदनी की चमक बहुत दिनों से फीकी पड़ गई है और ऐसे मौसम में भी आती हुई सर्दियों के दिन थे। ओस की एक हल्की सी परत सारे वातावरण पर छा गई थी और उस कुहासे को चीरते हुए एक कमसिन सा भोला चेहरा अचानक से मेरी स्मृति में उतर आया। यह संध्या थी। संध्या मेरे यौवन का एक बहुत ही मोहक स्वप्न थी और हर स्वप्न सच तो नहीं होता ना। कभी कभी कैसे सपने देखे थे संध्या के साथ 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 जीने मरने की और कस्में खाई थी। जिस दिन मैं हॉस्टल जाने लगा था, संध्या ने बेतरह हिचकियाँ लेकर रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। वे आंसू इतने धारा प्रवाह थे कि मैं उनमें पूरा का पूरा भीग गया था। मुझे विश्वास था कि संध्या को मेरी प्रतीक्षा करनी ही थी। मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने गया और संध्या ने बीए में दाखिला ले लिया था। इसी बहाने वक्त भी बीत गया। संध्या बचपन से ही हमारे घर आया करती थी। बड़ी जीजी से कभी बुनाई सीखती तो कभी कढ़ाई और कभी उपन्यास मांगने आती तो कभी गप्पे मारने, यानी कि किसी न किसी बहाने हमारे यहाँ आना जाना होता ही रहता था। वह कब और कैसे मेरे मन में बसती चली गई मैं नहीं समझ पाया था। जुड़वा से घर थे हमारे, दीवारें ही नहीं मन भी जुड़े हुए थे। दोनों घरों से कच्ची पक्की सब्जियाँ मांगी जाती थी, लेकिन मेरी और संध्या की खिचड़ी अलग ही पक रही थी जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। हमारा घर कायस्थों का था जहाँ मांस, मछली, प्याज, लहसुन सभी कुछ पकता था। वहीं संध्या के घर वाले घोर सनातनी ब्राह्मण थे। फिर भी पांडे चाची के बच्चे प्याज लहसुन की खुशबू सूंघते सूंघते अक्सर हमारे घर की रसोई में आ ही जाते थे जीवने के लिए। अम्मा भी उन्हें बड़े ही प्रेम से खिलाती थी और किसी को भनक भी ना पड़ती। और इसी तरह किसी को कानों कान खबर नहीं थी और मेरा और संध्या का रिश्ता दोस्ती और पड़ोसी से कहीं अलग होकर कई सरहदें पार कर चुका है। मुझे संध्या सत्यजीत रे की नायिका सरीखी लगती थी। मुझे महसूस होता था कि संध्या की देह में सरगम का सा उतार चढ़ाव है। वह गजब की आकर्षक है। उसके पास सुंदरता से अधिक एक भोला सा सलोनापन और सलोनेपन से अधिक लय थी। तांत की मोटी साड़ियों और सूती सलवार सूट में भी उसके देह के मोहक अवयवों के अलग अलग अस्तित्वों का पता चलता था। घनी काली दो चोटियों के मध्य उसका भोला सा मुखड़ा एक अलग ही मोहक निष्पाप शिशु सा लगता था। मैं स्वयं को बेहद भाग्यवान समझता था कि इतनी लावण्यमयी लव यौवना मेरी प्रेयसी है और मुझसे बेहद प्यार करती है। संध्या को किसी तरह से आश्वस्त करके मैं बाहर पढ़ने चला गया था। कुछ ही महीनों के बाद बड़ी जीजी के ब्याह में घर लौटा तो मुझे सबसे पता चला कि संध्या का ब्याह तय हो गया है। मुझ पर तो जैसे गाज गिर गई थी। मैं यकीन ही नहीं कर पाया था कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि यह भी सच हो सकता है। बड़ी जीजी के ब्याह में मैंने संध्या का
मोहक नृत्य मानो उसने मुझ पर कटाक्ष करके किया था। बन्ना ढूंढे गली गली, बन्नो अब ससुराल चली। मुझे लगा यह शायद मेरे लिए ही था। उसकी पतली कमर किसी कुशल नर्तकी की भांति ही लचक रही थी और मेरे जी में आ रहा था कि दौड़कर अपने खोए हुए रतन को अंटी में बांध लूं। लेकिन संध्या के हाव भाव से मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि उसके मन में मुझे खो देने का कोई भी ज़रा सा भी दुख है। मुझे अपने हॉस्टल जाने के एक दिन पहले की घटना अच्छे से याद आई थी। उस रात मुझे छोड़कर सभी घर वाले किसी रिश्तेदार के ब्याह में गए हुए थे। क्योंकि मुझे सारी पैकिंग करनी थी, इसीलिए मैं पीछे रुक गया था। मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी और मैं आंगन में खाट पर बैठा गुमसुम सा आसमान देख रहा था, मानो चांद से कुछ कहना चाह रहा था। तभी न जाने किस क्षण संध्या मेरे करीब आकर धप से बैठ गई थी। इतने एकांत में वह मुझसे बिल्कुल सटकर बैठी थी। पूर्णिमा की चांदनी में उसका सलोना सा भोला सा रूप आज भी मेरे मन में सजीव है। उसका उदास चेहरा मैंने अपने समीप सटा लिया था। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। उसके बालों और शरीर से आती सुगंध ने मुझे पागल बना दिया था। मेरा आलिंगन दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया था। घर वालों के आने की संभावना भी मुझे रोक नहीं पाई थी। संध्या की आंखों में आमंत्रण था, एक खुला आमंत्रण। माथे, चिबुक और अधरों पर मेरे अधरों का स्पर्श उसे भी अवश्य बना गया था। आमंत्रण के उस जवार में मैं कुछ भी आगा पीछा नहीं देख सका था। प्रणय की एक तीव्र लहर आई थी जिसमें हम दोनों ही बुरी तरह बह गए थे। वह लहर जब वापस लौटी तो कितना कुछ बहा ले गई थी। यह रात एक सामान्य रात नहीं थी। यह हमारे पवित्र मिलन की साक्षी थी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ दिया था। संध्या की अधखुली पलकों की लाज भरी चितवन और अधरों की तृप्ति भरी मुस्कान मुझे कहीं न कहीं आश्वस्त कर रही थी। मुझे संध्या पर ममता हो आई थी। उसने बिना किसी लाग लपट के मुझे अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, मुझ पर अटूट विश्वास किया। मैं इसका प्यार और विश्वास जीवन भर निभाऊंगा। संध्या, मुझे थोड़ा समय दो। नौकरी लगते ही तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और मुझे आशा है वे ना नहीं करेंगे। जाति बरादरी हमारे प्रेम में कभी भी रोड़ा नहीं बनेगी। मैं उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया था। उससे दूर जाने के बाद मैं लगातार सोचता रहा था कि संध्या मेरी प्रतीक्षा करेगी और हमेशा मेरे लिए रुकी रहेगी। लेकिन मेरी वही संध्या साल के भीतर ही किसी और की होने जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, यह मैं समझ ही नहीं पाया था। वह अगर प्रतीक्षा कर पाने में असमर्थ थी तो मुझे एक चिट्ठी तो डाल ही सकती थी। मैं इस वक्त अगर पढ़ाई के बीच में ब्याह न भी कर सकता तो मैं कैसे भी करके यह ब्याह तो रुकवा ही देता। लेकिन शायद संध्या के प्रेम में वह आग नहीं रही होगी जो घर वालों से विद्रोह कर सके। उसका प्रेम सच में कच्चा ही रह गया। वह बड़ी जीजी के ब्याह में भी मुझसे कटी कटी ही रही कि कहीं मैं उससे उसके ब्याह की कोई कैफियत या कोई और सवाल ना पूछ बैठूं। संध्या ब्याह करके दूसरे शहर दूसरे घर हमेशा के लिए चली गई थी और इसके बाद मैंने स्वयं को पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक दिया। संध्या से मुलाकातें लगभग बंद ही हो गई थी। स्वाभाविक था, वह अपनी घर गृहस्थी और बच्चों में व्यस्त हो गई थी और फिर वह मुझसे मिलना भी क्यों चाहती। अब उसकी दुनिया ही बिल्कुल अलग थी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग। कभी कभी बड़ी जीजी से उसकी खबरें मिलती रहती थी। संध्या के बेटी हुई है, संध्या के बेटा हुआ है, बेटी ने हाई स्कूल कर लिया है या फिर बेटे ने
कॉलेज में टॉप किया है, बेटा बास्केटबॉल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और आगे बढ़ रहा है, कॉलेज टीम का चैम्पियन है, वगैरह वगैरह ऐसी कई बातें अनजाने ही मुझे पता चल जाती थी, लेकिन मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। जबकि हकीकत यह थी कि संध्या मेरे जहन से कभी गई ही नहीं थी। वह एक टीस बनकर मेरे भीतर हमेशा ही दुखती थी। कई बार संध्या को देखने का मन चाहा, लेकिन सामाजिक वर्जनाओं के चलते मैं खुद को रोक लेता और अपना ख्याल टाल देता। किस रिश्ते का हवाला देकर मिलता मैं उससे। बरस दर बरस बीतते चले गए, जीवन आगे बढ़ता चला गया। संध्या की मोहक छवि हमेशा मेरे मन के तहखाने में एकदम सुरक्षित रही। मैंने कभी अपनी पत्नी तक से इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज इतने बरस बाद मैं सोचकर रोमांचित था कि संध्या ने कम से कम मुझे याद तो किया था। अपने ब्याह में ना सही, पर अपनी बेटी के ब्याह में तो मुझे बुलाया है। अगले 2-3 दिनों तक मैं बड़ी बेसब्री से उसके फ़ोन की प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक दिन संध्या का फ़ोन आ ही गया। वह एक अनजानी सी आवाज़ थी, थोड़ी बहुत पहचानी हुई। मैं इस आवाज़ में बरसों पुरानी अनुगूंज पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक उम्रदराज महिला जैसा पक्कापन था। वह अपने स्वर को भरपूर कोमल बनाकर बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक संकोच अवश्य था। किस बात का मुझे नहीं पता। शायद संध्या इस बात से जागरूक थी कि वह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जिसके साथ उसका नाता शायद कभी जुड़ने वाला था, या फिर ऐसा नाता जो बरसों पहले टूट गया था। मैं अनायास ही अपनी आवाज़ में बरसों पहले का कैशोर्य लाने का प्रयास करने लगा, या संभवतः मैं स्वयं ही अपनी आवाज़ के प्रौढ़पन से परेशान हो उठा था। आखिर मैं भी तो बड़ा हो गया था। खैर, उसने मुझे अपनी बिटिया के ब्याह में आमंत्रित किया, जो मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। संयोग से उसके पति की पोस्टिंग इन दिनों हमारे पुराने अपने शहर में ही थी, जहां हम पले बड़े थे, सो ब्याह भी वहीं से ही होना था। मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर संध्या से मेरा ब्याह हो गया होता तो मेरा घर घर जैसा रहता, सराय नहीं जो इस वक्त मेरा घर है। छाया मेरी पत्नी एक बहुत बड़े अफसर की बेटी और एक बड़े अफसर की बीवी थी। यह उसे अच्छे से पता था। उसका दंभ उसके चेहरे पर इस कदर छाया रहता कि उसकी सुंदरता देखने वाले को मोहती कम, सहमाती ज़्यादा थी। यही था उसका दंभ। उम्र के साथ इस अहंकार में वृद्धि हो गई थी। बाबूजी ने मुझे एक मोहरा बना दिया था और मुझ जैसे पढ़े लिखे बेटे को भरपूर दहेज लेकर मेरा ब्याह किया था। छाया के प्रति मेरा मन कभी भी प्रणयासक्त नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं उसमें ज़िंदगी भर संध्या को ही ढूंढा करता था। मेरा मन सदैव संध्या में ही बसा रहा। मैं बरसों बाद अपने शहर लौटा था। जैसे ही मेरी कार मेरे घर के सामने आकर रुकी, गली के मोड़ पर मुड़ी, मेरा दिल धड़कने लगा था। यही वह जगह थी जहां मेरे बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सारे दिन हंसते खेलते बीते थे। वे खुशी के दिन, वह उम्र बीती थी जब स्वप्न और सच में भेद नहीं हो पाता है। सारी कल्पनाएं सुनहरी और सत्य लगती थी, बेहद प्यारी और अच्छी सी। वह एक गर्द भरी शाम थी। ऊपर फीका नीला आकाश पतझड़ के कारण हाथे में सूखी पत्तियां झड़ी हुई थी। मैंने बरसों पहले का मौसम याद किया। यह चिर परिचित पल बहुत समय बाद अपने छूटे हुए शहर की पहली शाम के साथ ही मैं अपने कुछ टूटे और पुराने पुश्तैनी घर के सामने खड़ा था। अनायास ही मेरे पैर थरथराने लगे थे। गाड़ी का स्वर सुनकर राम मिलन भागा चला आया। इस मूर्तिकार के
परिवार को बाबूजी ने ही यहाँ बसा दिया था। वैसे भी अब यहाँ कोई नहीं रहता था। वही हमारे घर की देखरेख, सफाई इत्यादि करता था। कब आए भैया? अचानक आ गए, फ़ोन तक नहीं किया। राममिलन आकर मेरे निकट खड़ा हो गया था। मैंने उसे अपने आने की खबर भी तो नहीं की थी, इसलिए वह ज़्यादा हैरान था। सांझ की रोशनी में मैंने गौर से उसे देखा। मेरा हमउम्र होते हुए भी राममिलन कितना वृद्ध दिखने लगा था। उसके माथे के बचे कुचे चंद बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। मुझे मुट्ठी में बंद अपने यौवन पर घमंड हो चला, उस पर गर्व हो आया। 50 पार करने के बाद भी मैंने अपना यौवन संभाल कर रखा हुआ था। ना एक बाल सफ़ेद, ना ही चेहरे पर एक भी झुर्री। सधी सफ़ेद दंतपक्ति। 2 किशोर बच्चों का पिता होते हुए भी मैं युवाओं को मात दे देता था। राममिलन ने फुर्ती से मकान का ताला खोला। ओसारे में बिछी चौकी को अपने गमछे से पोंछकर मुझे वहीं पर बिठाया। मैंने निगाह भरकर देखा। साफ सुथरा घर और उसकी परिचित गंध ने रास्ते की सारी थकान दूर कर दी थी। भैया जी चाय? राममिलन ने इतनी देर में चाय भी ले आया और मुझे पीने के लिए दी। पांडे जी के घर का ब्याह का न्योता है तुमको राममिलन? मैंने अनायास ही उससे पूछ लिया। उसने बड़े प्यार के साथ जवाब देते हुए कहा, भैया जी न्योता तो है, पर हम गरीब लोगन को वहाँ जाए में सकुच लगती है। वह दीन भाव से बोल पड़ा, आप अकेले ही आए हैं भैया जी? भाभी जी नहीं आई हैं? उसने पूछा। हाँ राममिलन, मैं अकेले ही आया हूँ। मेरी स्मृति में अपनी पत्नी छाया का चेहरा अनायासी मेरी आँखों के आगे तैर गया। क्लब, ताश, पार्टी और शॉपिंग में ही उसके प्राण बसते थे। हम दोनों पति पत्नी की दुनिया बिल्कुल अलग अलग थी। बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजकर हम दोनों पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वह अपने कामों में व्यस्त रहती और मैं अपने कामों में। सोशल मीडिया पर हैप्पी फैमिली की फ़ोटो पोस्ट कर हम सोचते कि हम सच में खुश हैं। मैं पैसे कमा रहा था, छाया पैसे उड़ा रही थी। सरकारी नौकरी में तनख्वाह के अतिरिक्त अन्य किन किन स्रोतों से पैसे आते हैं मुझे सभी की जानकारी थी। फिर स्टेटस को बनाए रखने के लिए हर तरह से पद का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और पैसे कमाना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। एक बार तो किसी खबरी की सूचना पर मैं फंसते फंसते बच गया। मेरे घर सीबीआई की रेड पढ़ते पढ़ते रह गई थी। किसी तरह पैसे भरकर मैंने वह केस दबवा दिया था। हाँ, अपने चरित्र को मैंने संयम की चाबुक से साध कर रखा था ताकि मेरा चरित्र पर कभी आँच ना आए। खैर, राममिलन से मैं क्या कहता। संध्या ने मुझसे फ़ोन पर कहा था कि वह मेरी प्रतीक्षा करेगी। फ़ोन पर उसका स्वर सुनकर मैं मन ही मन बौरा सा गया था। यादों का एक सैलाब सा उमड़ आया था मेरे भीतर। बचपन की वह प्यारी और सारी यादें, कैशोर्य की यादें, बीच के बीते गए इतने बरस जैसे कहीं खो गए थे। अगले दिन राममिलन ने ड्राइवर को संध्या के घर का रास्ता समझा दिया था। वैसे ब्याह का कार्ड भी मेरे हाथ में ही था। कैसे भी मैं वहां पहुंच ही जाता। गलियों में ढूंढते हुए जिस जगह ड्राइवर ने गाड़ी रोकी वह एक छोटा सा घर था। छोटी छोटी लाइट्स लगी थी जिससे पता चल ही रहा था कि इस घर में शादी है। तो फिर बेहद आसानी से मिल गया घर। कुछ लोग दालान में बैठे हुए थे। मेरी बड़ी सी गाड़ी देखकर और मुझे इस जगह से अपरिचित समझकर एक वृद्ध सज्जन बाहर आए। कहिए, किससे मिलना है आपको? उन्होंने बड़ी सभ्यता से पूछा। संध्या पांडे, उन्हीं की बेटी की शादी है ना? मैं कुछ असहज सा होने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या परिचय दूं अपना, और मुझे यहाँ पहचानेगा भी कौन। अरे, तुम गगन हो ना, सक्सेना जी के बेटे? मैं हैरान हो गया। वे वृद्ध सज्जन मुझे पहचान चुके थे। मैं पांडे चाचा हूँ बेटा,
पहचाना नहीं? संध्या का पिता। वे एकदम से खुश हो गए। सच, इतने बरसों में वे कितने वृद्ध हो गए थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया। नहीं बदली थी तो केवल उनकी अतर चाल। अच्छा किया बेटा तुम आए। वे मुझे कंधे से पकड़कर घर के भीतर ले गए और बोलने लगे, असल में ब्याह तो धर्मशाला से है बेटा, पास ही में है। चाय नाश्ता कर लो, तब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। सभी लोग वहीं पर हैं। धर्मशाला पहुँचकर मैं एक और अपरिचय के भाव से घिर सा गया था। बड़ी नौकरी और अपने ऊंचे ओहदे के कारण मेरा उठना बैठना एलीट क्लास में ही होता रहा था। इस तरह के छोटे छोटे आयोजनों से मेरा दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था। मैं मन ही मन स्वयं को कोसने लगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। धर्मशाला के मुख्य द्वार से हम अंदर की तरफ जाने लगे। आंगन पार के किसी कमरे से ढोलक की थाप पर विवाह गीतों की स्वर लहरी आ रही थी। वहाँ लगातार गाने गाए जा रहे थे। मेरा दिल धक धक कर रहा था। बीते समय की महक मानो रोम रोम में बस गई थी। मेरे भीतर अतीत का चेहरा उतर आया था, जिसमें संध्या बसी थी, केवल संध्या। मोहक, नाजुक, मधिर, मधुर। संध्या, संध्या, देखो कौन आया है। पांडे चाचा ने आवाज़ दी। बगल के कमरे में किसी का बच्चा रोया। ढोलक की थाप रुक गई थी। सामने के दरवाजे से एक सथूलकाय महिला निकलकर बाहर आई। अधखिचड़ी, सफ़ेद बाल, बेतरतीब साड़ी, बेरौनक चेहरा। कौन थी वह? बेटा, पहचाना नहीं? ये संध्या है। पांडे अंकल ने उसकी तरफ इशारा और संध्या से बोले, अरे ये गगन है। अरे आप तो ज़रा भी नहीं बदले। संध्या अपनी सथूल काया संभालते हुए आगे बढ़ी। उसका फटा स्वर सुनकर मैं हतप्रभ था। कौन थी यह? परेशान, पस्त चेहरा, रूखी निस्तेज आँखें, सूखे होंठ, झुर्रियाँ पड़े हाथ, देह के आरोह अवरोह सब गायब थे। क्या ये वही संध्या थी जिसके लिए मैंने कभी बंगाल का जादू की उपमा दी थी, जिसके लिए मैंने जाने कितने शेर इकट्ठा कर रखे थे कि मिलने पर उसे सुना सकूंगा। संध्या जो जीवन को गति, लय, सुर और ताल के साथ जीना चाहती थी, वह संध्या इतनी बेसुरी और बियाबान कैसे हो गई थी? मैं घबरा उठा था उसे केवल देखकर। संध्या को देखकर मुझे लगा ही नहीं कि मेरे प्रति उसके मन में कोई कोमल भावना शेष बची थी। उसने बेटी के ब्याह का निमंत्रण भी संभवतः किसी दुनियादारी निर्वाह करने के लिए या फिर यों ही दे दिया था। उसे उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उसके एक निमंत्रण पर मैं ऐसे भागा चला आऊँगा। सचमुच उसके चेहरे पर प्रतीक्षा या प्रसन्नता का कोई भी भाव नहीं था। अपनी गृहस्थी को संवारते हुए उसने अपने असमय बुढ़ापे को सहजता से स्वीकार कर लिया था। मेरा सुकोमल अतीत मेरे सामने एक विकृत वर्तमान बनकर साक्षात मेरे सामने खड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि आसमान का रंग अचानक से काला पड़ गया है। हर चीज़ ने अपना रंग, अपनी धुन, अपनी गंध, अपना स्वाद खो दिया है। कुछ पलों के लिए मुझे लगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। किसी तरह वहाँ से विदा लेकर मैं वापस लौट रहा था, बिना कुछ गंवाए, सब कुछ गंवाकर। मेरे लिए यह मर्मांतक पीड़ा थी। मैं जिस संध्या को जानता था वह तो समय के गर्त में कहीं गुम हो चुकी थी, पूरी तरह से गुम। यह तो वह संध्या थी ही नहीं। जी में आया कि कोई अपना पास होता जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं फूट फूट कर रो लेता। आज मेरा शहर मेरे लिए सचमुच और हमेशा के लिए पराया हो गया था।
समय क्या कभी सभी के लिए इतना क्रूर, इतना निर्मम हो जाता है? क्यों? आखिर क्यों? कहीं कोई जवाब नहीं था। मेरे लिए दुनिया की सभी कविताएं शून्य में गुम हो गई थी। मैं अचानक ही बूढ़ा हो गया था। सिर के सारे बाल सफ़ेद, रीढ़ झुक गई थी। अपनी यादों से मुझे भय लग रहा था। एक अपरिचित कवि की परिचित सी पंक्तियाँ मेरे खंडित मन पर बार बार दस्तक दे रही थी। बरसों के बाद कहीं हम तुम यदि मिले कहीं, देखें कुछ परिचित से लेकिन पहचाने ना। बातें जो साथ हुई बातों के साथ गईं, आंखें जो मिली रहीं उनको भी जाने ना। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।